कचरे के डिब्बे के पास मुझे एक असली बेटी मिली। सिस्टम ने मुझसे कहा कि मैं उसे पाल सकता हूँ, उसे डांट सकता हूँ, रोज उसे परेशान कर सकता हूँ और उसे एकदम टफ बनने की ट्रेनिंग दे सकता हूँ। मैंने भी तुरंत हाँ कर दी, पर भाई ये सब करना इतना आसान नहीं था। मुझे बच्चों से सबसे ज्यादा नफरत थी। 16 साल बाद मैं स्कूल के गेट पर उसकी असली फैमिली से मिला। हाथ में 2 स्टार्च वाले सस्ते सॉसेज पकड़े हुए मेरा पैर एक आदमी के रुमाल पर पड़ गया था। वहीं दूसरी तरफ लड़की के असली माँ बाप एक आलीशान लग्जरी कार से उतरे, जिनके हाथों में 16 गिफ्ट थे, 1 साल से लेकर 16 साल तक के सारे बर्थडे गिफ्ट। उस अमीर आदमी ने मेरी तरफ देखा और कहा, इन सालों में आपकी मेहनत के लिए बहुत बहुत शुक्रिया। तभी उस नकली बेटी ने असली बेटी की तरफ देखा और रोते हुए बोली, दीदी प्लीज मुझे यहाँ से मत भगाना। असली बेटी ने उन सबको बड़े अजीब तरीके से देखा, फिर वो सीधे दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरे हाथ से एक सॉसेज छीन लिया। वो बोली, पापा आप फिर से यही खा रहे हो। जब मैंने उस असली बेटी को कचरे के डिब्बे से उठाया था तब वो सिर्फ 1 महीने की थी। वो बहुत ही कमजोर और पतली सी थी, यहाँ तक कि उसके रोने की आवाज भी इतनी धीमी थी जैसे कोई छोटा सा बिल्ली का बच्चा रो रहा हो। लेकिन भाई कमाल की बात देखो, जैसे ही मैंने उसे अपनी गोदी में लिया उसने रोना बिल्कुल बंद कर दिया। उसकी वो गोल गोल आंखें मुझे घूरने लगी और फिर वो मुस्कुराने लगी। उसकी आंखें चांद जैसी आधी झुक गईं। मैंने अपने माथे पर बल डाला और एक ठंडी सांस ली। मैंने मन ही मन कहा, ये मत सोचना कि मैं तुम्हारी इन हरकतों में फंस जाऊंगा। मैंने तुम्हें सिर्फ और सिर्फ पैसों के लिए पाला है। ये सब देखकर मेरा सिस्टम भी थोड़ा हैरान रह गया और उसने मुझसे कहा, अगर ऐसा है तो फिर तुम उसके गाल क्यों खींच रहे हो? इस पर मुझे बस अपने कंधे उचकाने पड़े। धत्त तेरे की। मैं सच में उसकी मासूमियत के जादू में आ गया था, पर मैंने जल्दी ही अपने दिमाग को संभाला। मैंने फैसला किया कि मैं उसे पालने का अपना वो सख्त और कड़क तरीका ही जारी रखूंगा। मैं उसके लिए बच्चों की दुकान से सबसे सस्ता वाला मिल्क पाउडर खरीद कर लाया, लेकिन ऐसा लगा कि उसे वो बिल्कुल पसंद नहीं आया। उसकी छोटी सी नाक सिकुड़ गई और उसकी आंखों में अजीब सी मायूसी आ गई। वो सच में बहुत नखरेबाज थी। उसने वो दूध नहीं पिया, लेकिन उसने अपना छोटा सा हाथ आगे बढ़ाया, मेरी तर्जनी उंगली को पकड़ा और उसे धीरे से हिलाने लगी। अगली ही सुबह मैंने एक और पार्ट टाइम जॉब पकड़ ली। फिर रात को मैं उसके लिए एक बढ़िया ब्रांड का मिल्क पाउडर खरीद कर लाया, जिससे उसे अच्छी भूख लगे। अब ये तो सही था ना, अगर वो अच्छा मिल्क पाउडर नहीं पिएगी तो वो बड़ी कैसे होगी, और अगर वो बड़ी ही नहीं होगी तो मैं उसके बदले में पैसे कैसे कमाऊंगा। रात को सोते समय वो बहुत ही शांत रहती थी। मैं बार बार उठकर उसके पास जाता और हर मिनट उसकी नाक के पास हाथ ले जाकर चेक करता। यहाँ तक कि मैंने इंटरनेट पर भी सर्च मार डाला कि क्या किसी बच्चे का बिल्कुल न रोना नॉर्मल बात है। जब मैं छठी बार उसे चेक करने गया तो आखिरकार उसकी नींद खुल गई। सिस्टम ने मुझसे पूछा, तुम ये क्या कर रहे हो? मैंने जवाब दिया, मैं बस ये पक्का कर रहा हूँ कि कहीं ये मर ना जाए। जब वो 3 साल की हुई तब जाकर आखिरकार मुझे उसे पालने का अपना वो सख्त और विलन वाला तरीका इस्तेमाल करने का मौका मिला। मैंने उससे कहा, आज से मैं उसके वो गोल मटोल छोटे से गाल खींचूंगा और बोलूंगा, चलो अपने जूते के फीते खुद बांधो। शायद ये सब जेनेटिक्स का खेल था। हमारी मिस जी लिटिल गाय दिमाग की बहुत तेज थी। उसने बहुत जल्दी अपने जूते के फीते बांधना, खुद से सोना, खाना और यहाँ तक कि अपने मोजे खुद धोना भी सीख लिया। सिस्टम ने हैरान होकर पूछा, भाई ये किस तरह का टॉर्चर है? मैंने कहा, अरे मेरा असली प्लान तो अभी शुरू हुआ है। अब इसके बाद मैं उससे पोछा लगवाऊंगा, खाना बनवाना सिखाऊंगा, उससे सारे गंदे काम करवाऊंगा और उसे अपनी गुलाम बनाकर रखूंगा। देखना यही बिल्कुल सही रास्ता है। पर मुझे इस बात का अंदाजा नहीं था कि मिस जी इतनी सीधी और आज्ञाकारी निकलेगी कि जो कहो चुपचाप कर लेती थी। लेकिन उसका सबसे कड़क बाप होने के नाते मुझे उसकी किसी भी गलती को माफ नहीं करना था। इसलिए एक बार जब उसने पोछा उल्टा पुल्टा कर दिया तो मैंने अपने दोनों हाथ सीने पर बांधे और बड़े क्रूर तरीके से उस पर चिल्लाने लगा। मैंने कहा, तुम इतनी बेवकूफ हो, देखना फ्यूचर में तुम्हारे असली माँ बाप तुम्हें बिल्कुल पसंद नहीं करेंगे और दुत्कार देंगे। मेरी ये बात सुनकर उसकी आंखों में आंसू आ गए और वो रोते हुए सीधे अपने कमरे में भाग गई। मैं भी दबे पांव उसके पीछे पीछे गया और दरवाजे से कान लगाकर उसकी आवाज सुनने की कोशिश करने लगा। अंदर से उसके रोने की आवाज धीरे धीरे कम होती जा रही थी, जिससे मेरी बेचैनी और बढ़ने लगी। अब मैं क्या करूं? क्या वो रोते रोते बेहोश हो गई? अरे इतना ड्रामा भी नहीं होना चाहिए, है ना? सिस्टम ने कहा, तुम सही कह रहे हो। मैंने मन में सोचा, चलो 5 मिनट और वेट करता हूँ। हाँ यही ठीक रहेगा। 4 मिनट, 3 मिनट, 1 मिनट, भाड़ में जाए वेट करना। चलो चलकर देख ही लेते हैं। अभी सिस्टम की पूरी बात खत्म भी नहीं हुई थी कि मैंने झटके से दरवाजा अंदर की तरफ धकेल दिया। जब मैं अंदर गया तो देखा कि मिस जी टेबल पर बैठकर कुछ पेंटिंग बना रही थी। मैंने फिर से अपने दोनों हाथ बांधे और अपना चेहरा एकदम कड़क बनाते हुए उसे समझाने लगा, अरे मैं तो अभी बस ऐसी ही फालतू बातें कर रहा था। तुम बहुत प्यारी बच्ची हो, तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कभी नहीं दुत्कारेंगे। उसने अपनी पेंटिंग मेरी तरफ घुमाई और बोली, पापा इस पेंटिंग में सिर्फ 2 ही लोग हैं, मुझे कोई और नहीं चाहिए, मुझे बस मेरे पापा चाहिए। उसकी ये बात सुनकर मेरा गला भर आया और मैं बिल्कुल चुप हो गया। उसने मेरे चेहरे को देखा और बोली, पापा आप रो मत। मैंने तुरंत अपना चेहरा छुपाया और कहा, मैं नहीं रो रहा हूँ। तब जाकर मुझे समझ आया कि उसे डांटने का उस पर कोई असर नहीं हो रहा था, बल्कि
उल्टा हर बार मैं खुद ही रोने बैठ जाता था। इसलिए मैंने अपनी चाल बदली। मैं बाजार से एक भारी भरकम शब्दों वाली किताब खरीद लाया और उसे जबरदस्ती पढ़ना सिखाने लगा। सिस्टम ने पूछा, ये क्या है? मैंने कहा, तुम नहीं समझोगे, मैं पढ़ाई के प्रेशर से इसके हौसले तोड़ दूंगा। पहले दिन मैंने उसे तुम और मैं जैसे शब्द सिखाए। दूसरे दिन मैंने उसे प्यार, नफरत, मैं पापा से प्यार करती हूँ। तीसरे दिन तो भाई वो एक जोश से भरे मुर्गे की तरह एक्साइटेड हो गई और मेरे पीछे पीछे भागते हुए चिल्लाने लगी हूँ। मैं गुस्से से लाल हो गया। धत्त तेरे की, मेरी ये चाल भी फ्लॉप हो गई। प्राइमरी स्कूल जाने से पहले मैं उसका नाम सरकारी कागजात यानी हाउस होल्ड रजिस्ट्रेशन में दर्ज कराने ले गया। तब जाकर मुझे एहसास हुआ कि मैंने तो अभी तक उसका कोई ऑफिशियल नाम ही नहीं रखा था। मैं तो उसे हमेशा लिटिल गाय ही बुलाता था। सिस्टम ने बीच में टोकते हुए कहा, भाई ये बहुत जरूरी मोड़ है। तुम्हें उसे एक ऐसा नाम देना चाहिए जिसे वो जिंदगी भर न भूल सके। उसे नाम सुनकर ही अपनी किस्मत पर रोना आए। मेरी मानो तो झाओ डी नाम रख दो, आजकल ये बहुत चलन में है। मैंने उस नाम के बारे में पूरी रात सोचा। अगले दिन मैं पूरे कॉन्फिडेंस के साथ उसका रजिस्ट्रेशन कराने पहुंचा और सिस्टम से अपनी तारीफ बटोरने के लिए बोला, देख मैंने तेरी सलाह मानी और उसे एक ऐसा नाम दिया है जो उसे बिल्कुल पसंद नहीं आएगा। सिस्टम खुश होकर बोला, ओ आखिरकार तुम्हें बात समझ आ ही गई, तो अब से तुम उसे क्या बुलाओगे? मैंने हंसते हुए कहा, तुम उसे अब से लू झीऊ बुला सकते हो। इस छोटी बच्ची को बारिश के दिन बिल्कुल पसंद नहीं है, इसलिए मैं इसका नाम झीऊ बारिश की बूंद रख रहा हूँ। ये नाम सुनकर ये हमेशा चिढ़ेगी। तभी वो छोटी बच्ची मुस्कुराई और बोली, पापा मुझे इतना प्यारा नाम देने के लिए थैंक यू। मैंने अपना सिर पकड़ लिया। अरे ये तो फिर से उल्टा हो गया। खैर प्राइमरी स्कूल शुरू होने के बाद मैंने उससे साफ कह दिया कि तुम्हें बस मन लगाकर पढ़ाई करनी है। लू झीऊ सच में एक बहुत अच्छी बच्ची थी। वो वक्त के साथ काफी शांत और समझदार हो गई थी। अब वो रोज रोज मेरे पीछे पापा पापा करके नहीं भागती थी। घर आते ही वो सबसे पहले घर का काम निपटाती और फिर अपना होमवर्क करने बैठ जाती। यहाँ तक कि रात को सोने से पहले वो मेरा बिस्तर भी खुद ही लगाती थी। मैंने सिस्टम से कहा, देख रहे हो अब हमारे बीच कितनी दूरी आ गई है। इससे पता चलता है कि मेरा ये विलन वाला प्लान एकदम सही ट्रैक पर चल रहा है। लेकिन इसके बावजूद मैं खुद को रोक नहीं पाता था और चुपके से उसके कमरे में झांक कर देखता रहता था कि वो क्या कर रही है। अगले दिन जब वो स्कूल से घर लौट रही थी तो रास्ते से 2 सॉसेज खरीद कर मेरे पास आई। मैंने आंखें तरेर कर पूछा, तुम्हारे पास इसके लिए पैसे कहाँ से आए? वो मासूमियत से बोली, क्या आपने इन्हें चुपके से मेरे बैग में नहीं डाला था? मैंने डांटते हुए कहा, वो तो मुझसे गलती से छूट गए होंगे। उसने तपाक से जवाब दिया, अच्छा तो फिर उससे पिछले दिन भी आपसे गलती हुई थी, पिछले हफ्ते भी गलती हुई थी और पिछले पूरे महीने भी आपसे यही गलती हो रही थी। मैंने बात पलटते हुए कहा, वैसे भी ये सब कबाड़ खाना है, जंक फूड है। तुम्हें ये सब खाने की परमिशन किसने दी? और मैंने उसकी आंखों के सामने ही वो दोनों सॉसेज खुद चबा डाले। घर पहुंचने के 2 घंटे बाद मैं खुद बाजार से अच्छे वाले सॉसेज खरीद कर उसके कमरे में ले गया और बोला, ये देखो इसे कहते हैं हेल्दी खाना। लू झीऊ ने कुछ नहीं कहा, लेकिन उसकी आंखें खुशी से चमक उठी। उसने देखते ही देखते वो सॉसेज साफ कर दिए। सिस्टम ने मुझसे पूछा, ये तुम क्या कर रहे हो? मैंने उसे डांटते हुए कहा, तुम क्या जानो, मैं तो बस उससे इस खाने का जहर टेस्ट करवा रहा हूँ ताकि मैं सेफ रहूँ। मैं उसके इस सीधे बर्ताव से बहुत खुश था। लू झीऊ पढ़ाई में भी बहुत तेज थी। उसके लगभग हर सब्जेक्ट में फुल मार्क्स आते थे, लेकिन आखिरकार तीसरी क्लास के फाइनल एग्जाम में उसे इंग्लिश में सिर्फ 98 मार्क्स मिले। मैंने उस पर गुस्सा करते हुए कहा, तुम इतनी लापरवाह कैसे हो सकती हो? वो 2 नंबर कहाँ कट गए? उसने सिर झुकाकर माफी मांगते हुए कहा, आई एम सॉरी पापा, अगली बार से मैं बहुत ध्यान रखूंगी। लू झीऊ ने चुपचाप पैर छुए और बिना कुछ बोले अपने कमरे में चली गई। सिस्टम ने कहा, वाह ये बहुत बढ़िया चाल थी तुम्हारी। पर अभी सिस्टम की बात पूरी भी नहीं हुई थी कि मैंने लू झीऊ की जाती हुई पीठ को देखा और कोने में जाकर चुपचाप रोने लगा। मैंने भगवान से कहा, हे भगवान मैंने ये क्या कर दिया? सिस्टम ने ताना मारते हुए कहा, अरे तुमने कुछ नहीं किया भाई, रिलैक्स। कुछ मिनटों बाद लू झीऊ रसोई में खाना बनाने के लिए आई। उसने मुझे रसोई के कोने में आंसू पोंछते हुए देख लिया। मैं तुरंत सीधा खड़ा हो गया और अपना चेहरा साफ करने लगा। वो बोली, पापा आप फिर से रो रहे हो? मैंने बात छुपाते हुए कहा, मैं नहीं रो रहा, वो रसोई के तेल के धुएं से मेरी आंखों में पानी आ गया था। वो मुस्कुराई और बोली, पापा अगली बार मैं पूरे फुल मार्क्स लाऊंगी। मैंने कहा, तुम्हें क्या पता मेरे दिल पर क्या गुजर रही है? वो बोली, मुझे सब पता है, पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं। मैंने उसके कंधे पकड़े और सिस्टम से मन ही मन कहा, तुम तो उसे सबक सिखाना चाहते थे ना? मैंने सिस्टम को डांटते हुए कहा, चुप रहो, इसे कहते हैं भेड़ की खाल में भेड़िया बनना। एक बार इसका पूरा भरोसा जीत लूं, फिर इसे ऐसा जबरदस्त झटका दूंगा कि याद रखेगी। लेकिन भाई मैंने बहुत लंबा इंतजार किया, पर मुझे ऐसा कोई मौका ही नहीं मिला। बल्कि एक दिन ऐसा आया जब लू झीऊ खुद रोते हुए घर लौटी। मैंने लू झीऊ को इतने सालों में कभी रोते हुए नहीं देखा था। वो घर आते ही सीधे टेबल पर सिर रखकर फूट फूट कर रोने लगी। मैंने घबराकर पूछा, शाओयू क्या बात हो गई? मुझे बताओ, तुम्हें किसने परेशान किया? मैं बेचैनी में कमरे के चक्कर काटने लगा। मैंने जो सोचा था वही हुआ। उसे रोता देख मेरी आंखों से भी आंसू निकलने लगे। वो रोते हुए बोली, स्कूल में सब कह रहे हैं कि मैं आपकी सगी बेटी नहीं हूँ। मैंने एक राहत की सांस ली और कहा, बस इतनी सी बात? उसने पूछा, क्या ये सच है? मैंने कहा, हाँ, मैंने तुम्हें कचरे के डिब्बे से उठाया था। उसने हैरान होकर पूछा, क्या सच में? मैंने कहा, हाँ। मैं बिल्कुल शांत था। वैसे तो मैं अक्सर उससे मजाक में कहता ही रहता था कि मैंने तुम्हें कचरे के डिब्बे से उठाया है, पर उसे अंदाजा नहीं था कि ये मजाक एक दिन सच साबित हो जाएगा। उसने अपना मुंह बंद किया और फिर
फिर से रोने लगी। मैंने पूछा, अब क्या बात हो गई? ऐसा लगा कि लू झियू का दिमाग पूरी तरह से हैंग हो गया था। उसने अचानक रोना बंद कर दिया। मैंने उससे पूछा, क्या मैं तुम्हारे साथ अच्छा बर्ताव करता हूँ? उसने कहा, हाँ। क्या मैंने तुम्हें इतने सालों तक पाला पोसा है? उसने कहा, हाँ। मैंने फिर कहा, तो फिर अगर तुम मेरी सगी बेटी नहीं भी हो तो इससे हमारी आज की लाइफ पर क्या फर्क पड़ता है? लू झियू ने इस बात पर काफी देर तक सोचा और फिर बोली, कोई फर्क नहीं पड़ता। देख तो ये बहुत ही मुश्किल सवाल था। सिस्टम ने कहा, ये बात इस असली बेटी के दिल पर गहरा घाव छोड़ सकती है। मैंने मन ही मन कहा, तुम फालतू की टेंशन मत लो, मुझे पता है कि कहानी को किस रफ्तार से आगे बढ़ाना है। अगले दिन लू झियू जब दोबारा स्कूल गई तो उन बदतमीज लड़कों ने फिर से उसे ये कहकर चिढ़ाना शुरू कर दिया कि उसे कचरे से उठाया गया है। पर इस बार वो शांत नहीं बैठी। वो सीधे एक लड़के के पास गई और बोली, लियू शाओहाओ, तुम्हारे कपड़े देखो कितने गंदे हैं। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें कपड़े धोना तक नहीं सिखाते। वो तुमसे बिल्कुल प्यार नहीं करते। फिर वो दूसरे लड़के की तरफ मुड़ी, झू दाबाओ, तुम क्लास में हमेशा फर्स्ट आते हो लेकिन तुम्हारे माँ बाप कभी तुम्हारी परवाह नहीं करते। उन्हें तुमसे कोई उम्मीद ही नहीं है। फिर वो तीसरे लड़के के पास गई, सॉन्ग याओजू, तुम रोज यही जंक फूड खाते रहते हो। तुम्हारे माँ बाप तुम्हें ये सब खाने से नहीं रोकते। उन्हें तुम्हारी हेल्थ की कोई परवाह ही नहीं है। वो तीनों बच्चे गुस्से से लाल हो गए और उनके चेहरे उतर गए। खैर वो फिर भी चिल्लाए, जो भी हो तुम्हें तो कचरे के डिब्बे से उठाया गया है। इस पर लू झियू ने पलटकर कहा, तो क्या हुआ? मेरे पापा मुझसे बहुत प्यार करते हैं, मुझे किस बात का डर है? भाई लू झियू और मैं रोज इसी तरह हंसी मजाक में अपनी लाइफ जी रहे थे। उसके हमेशा सबसे बेस्ट मार्क्स आते थे, जिसकी बदौलत उसने शहर के सबसे बेहतरीन जूनियर हाई स्कूल में एडमिशन ले लिया। मैं उसे हाई स्कूल के पास ही एक नए घर में शिफ्ट करने ले गया। लू झियू को अच्छे से पता था कि यहाँ का किराया बहुत ज्यादा है, इसलिए उसने खुद से कहा कि वो पार्ट टाइम ट्यूशन पढ़ाना शुरू कर देगी। ये सुनकर मैं तुरंत टेंशन में आ गया। मैंने कहा, बिल्कुल नहीं। उसने पूछा, क्यों पापा, क्यों नहीं? मैंने डांटते हुए कहा, तुम्हारी पार्ट टाइम ट्यूशन की वजह से तुम्हारी पढ़ाई खराब होगी और अगर तुम किसी अच्छे कॉलेज में नहीं पहुंच पाई तो तुम आगे चलकर पैसे कमाकर मुझे कैसे पालोगी? मेरी इस बात में उसे दम लगा। मैंने राहत की सांस ली, पर मुझे अंदर ही अंदर डर भी था कि कहीं वो सच में मेरी बात मानकर स्कूल छोड़ दे और मुझे पालने के लिए काम पर न लग जाए। मैंने मन में सोचा, मैं तुम्हें कुछ और साल आराम से पाल सकता हूँ, कोई प्रॉब्लम नहीं है। इसे कहते हैं लॉन्ग टर्म सपोर्ट यानी लंबी प्लानिंग। लू झियू ये सुनकर मुस्कुरा दी, थैंक यू पापा। तभी मैंने एक नया स्कूल बैग निकाला और उसकी तरफ फेंकते हुए बोला, ये मुझे रास्ते में ऐसे ही पड़ा हुआ मिल गया था। वो बोली, पापा मैं अभी भी अपना पुराना स्कूल बैग यूज कर सकती हूँ। मैंने आंखें दिखाई, जो दिया है उसे चुपचाप रख लो, तुम इतनी बहस क्यों करती हो? लू झियू ने मुस्कुराते हुए वो बैग उठा लिया। स्कूल जाने से पहले वो बोली, पापा मुझे वो सस्ते वाले स्टार्च सॉसेज खाने हैं। मैंने कहा, समझ गया। उस रात मैं वक्त से पहले ही हाथ में सॉसेज पकड़े स्कूल के गेट पर उसे लेने पहुंच गया और उसका वेट करने लगा। तभी स्कूल के गेट पर एक बहुत ही महंगी और आलीशान लग्जरी कार आकर रुकी। वहाँ खड़े बाकी पेरेंट्स की हैरान आंखों के सामने उस कार से 4 लोग नीचे उतरे। आगे जो कपल था वो देखने में काफी अमीर और मेंटेन लग रहा था। उनके कपड़े चमक रहे थे। बाकी के 2 लोग उनके भाई बहन लग रहे थे। छोटी बहन ने डर के मारे अपने भाई का पैर पकड़ रखा था और वो काफी नर्वस दिख रही थी। उस बड़े भाई ने आसपास देखा। उसे हम जैसे नॉर्मल लोगों के बीच खड़े होने में कोई खास फर्क नहीं पड़ रहा था। तभी बहुत समय से गायब मेरा सिस्टम अचानक सामने आया और मैं अपनी जगह पर सुन्न होकर खड़ा रह गया। सिस्टम ने मुझसे कहा कि जब मैं लू झियू को पालकर 16 साल का कर दूंगा तब उसके सगे माँ बाप उसे लेने आएंगे। लेकिन भाई मुझे अंदाजा नहीं था कि ये दिन इतनी अचानक आ जाएगा। मेरा मन हुआ कि मैं भागकर स्कूल के अंदर चला जाऊं, पर मैंने नीचे देखा और अपने कपड़ों पर नजर डाली। मैं नंगे पैर चप्पल में था। बदन पर महज 30 रुपए वाली सस्ती टी शर्ट थी। मेरे बाल बिखरे हुए थे और हाथ में 2 सस्ते स्टार्च वाले सॉसेस थे। लू झियू की उस अमीर फैमिली के सामने मैं बिल्कुल कबाड़ लग रहा था। मैंने अपने होंठ भींचे और अपनी जगह से टस से मस नहीं हुआ। 2 मिनट बाद स्कूल की छुट्टी हो गई। लू झियू साफ सुथरी हाई पोनीटेल बनाए स्कूल यूनिफॉर्म में अपनी स्ट्रॉन्ग बाजू दिखाते हुए ठीक मेरे सामने खड़ी थी। ऐसा लग रहा था कि उसके पास मुझसे शेयर करने के लिए कोई बहुत खुशी की बात थी। उसकी आंखें चमक रही थीं और वो भीड़ में पागलों की तरह किसी को ढूंढ रही थी। उसे पता था कि मैं उसे स्कूल लेने जरूर आऊंगा, लेकिन मैंने बिना सोचे समझे खुद को भीड़ के पीछे छुपा लिया। इससे पहले कि लू झियू मुझे ढूंढ पाती, उस शू एक्सयू फैमिली ने उसे पहले ही देख लिया। ऐसा लग रहा था कि उन्होंने लू झियू के बारे में पहले से पूरी छानबीन कर रखी थी और वो जानते थे कि वो कैसी दिखती है। मिसेस शू सबसे पहले आगे बढ़ी और रोती हुई आवाज में बोली, आन, क्या ये तुम हो? लू झियू ने झिझकते हुए कहा, आई एम सॉरी आंटी, आपको कोई गलत फहमी हुई है। तभी मिस्टर शू उनके पीछे आए और जोर से लू झियू को समझाने लगे, मैं शू ग्रुप से शू झीमिंग हूँ। तुम्हारा असली नाम शू आन है। तुम हमारी बेटी हो। आज हम तुम्हें अपने साथ वापस ले जाने आए हैं। आसपास के लोग तमाशा देखने के लिए जुटने लगे। लू झियू ने एक गहरी सांस ली और अजीब सी सिचुएशन को देखकर थोड़ा साइड हो गई। क्या ये कोई रोड शो या प्रैंक वीडियो चल रहा है क्या? मुझे घर जाकर अपने पापा के लिए खाना बनाना है। क्या आप किसी और के साथ ये मजाक कर सकते हैं? मिसेस शू ने एक ठंडी सांस ली, जैसे उन्होंने कोई बहुत ही भयानक बात सुन ली हो। तुम्हें घर पर खाना बनाना पड़ता है? मेरी बच्ची, तुम आमतौर पर कैसी गरीबी और तकलीफ की लाइफ जी रही हो? लू झियू, जो अब तक बहुत तमीज से बात कर रही थी, ये बात सुनकर उसका चेहरा उतर गया, पर उसे रिएक्ट करने का मौका ही नहीं मिला। तभी वो कार से उतरी छोटी राजकुमारी जैसी लड़की आगे आई। उसने अपने आंसू पोंछे और
लू झियू के सामने झुककर माफी मांगते हुए बोली, आई एम सॉरी, इतने सालों तक मैंने तुम्हारी जगह राज किया, लेकिन मम्मी पापा ने इन सालों में मुझे बहुत लाड़ प्यार दिया है। मैं सच में उन्हें छोड़कर नहीं जाना चाहती। क्या तुम मुझे यहाँ से नहीं भगाओगी? अगर तुम मुझे नहीं भगाओगी तो मैं तुम्हारी नौकरानी बनकर रहने को भी तैयार हूँ। क्या लू झियू सच में उस शू फैमिली की बेटी थी जो 16 साल पहले खो गई थी? पहली बार की ये मुलाकात कितनी अजीब और हड़बड़ी में हो रही थी। जो भी हो, स्कूल के गेट पर जहाँ लोगों का आना जाना लगा हो, वहाँ ये सब तमाशा नहीं होना चाहिए था। उन्होंने उस नकली बेटी को सबके सामने माफी मांगने के लिए आगे कर दिया था। क्या उन्हें लू झियू की इमेज की थोड़ी भी परवाह नहीं थी? सिस्टम ने मेरी ये बेचैनी देखी और मुझे वार्न किया कि मैं बीच में न जाऊं। जब वो घर आ जाए तब बात करूं। मैंने अपनी मुट्ठियां भींची और अपने गुस्से को दबाया। तभी मुझे एक और आवाज सुनाई दी, मीनिंग मिंगजू, तुम्हें इसके सामने इतना झुकने की कोई जरूरत नहीं है। नानशेंग ने शू मीनिंग के कंधे को पकड़ा और लू झियू का रास्ता रोकते हुए बोला, क्या तुम अपनी फैमिली से इसी एटीट्यूड के साथ बात करती हो? मुझे लगा कि वो लू झियू को दबाने की कोशिश कर रहा था, लेकिन लू झियू की इन सालों में परवरिश बहुत अच्छी हुई थी और वो हाइट में बिल्कुल नानशेंग के बराबर थी। सामने वाला सिर्फ अपने रौब से लू झियू को डराने की कोशिश कर रहा था। तुम्हारे माँ बाप ने तुम्हें इतने सालों तक ढूंढा है, क्या तुम्हारे अंदर थोड़ी भी इंसानियत या तमीज बची है? मीनिंग रो रो कर तुमसे माफी मांग रही है और तुम पर कोई असर ही नहीं हो रहा। क्या तुम कोई ठंडे खून वाली जानवर हो? अब लू झियू से और बर्दाश्त नहीं हुआ। उसने एक गहरी सांस ली और सीधे सिक्योरिटी केबिन की तरफ चिल्लाई, सिक्योरिटी अंकल, यहाँ कुछ लोग मुझे परेशान कर रहे हैं। लू झियू का नेचर बहुत अच्छा था, इसलिए चाहे टीचर्स हों, क्लासमेट्स हों या कैंटीन वाले, यहाँ तक कि स्कूल के गार्ड्स भी उसे बहुत पसंद करते थे। उसका चिल्लाना था कि सारे सिक्योरिटी गार्ड्स डंडे लेकर दौड़ते हुए आ गए, पीछे हटो, सब के सब पीछे हटो। शू फैमिली को अपनी लाइफ में कभी ऐसी बेइज्जती नहीं झेलनी पड़ी थी। उन्होंने गार्ड्स को समझाने की कोशिश की पर उन्हें पीछे हटना पड़ा। लू झियू ने इस मौके का फायदा उठाया और उन्हें चकमा देकर निकल गई। उसने भीड़ में तेजी से अपनी नजरें दौड़ाई और मेरी लोकेशन को लॉक कर लिया। एक चुलबुली चिड़िया की तरह वो दौड़ती हुई मेरे पास आई और मेरे हाथ में वो सॉसेज देख लिया। पापा, आपने फिर से ये कबाड़ खाना खरीद लिया। मैंने बात बनाते हुए कहा, फालतू बातें मत कर, ये मैंने खुद बनाया है। लू झियू ने अपनी आंखें सिकोड़ी और सॉसेज को पास से देखा। उसे पूरा यकीन हो गया, ये पक्का बाहर से खरीदा हुआ है। अगर आपने इसे फ्राई किया होता तो आप इसके छोटे छोटे टुकड़े कर देते। मैंने उसका मुंह दबाते हुए कहा, धीरे बोल, ये कोई गर्व की बात नहीं है। वैसे मैं तुम्हारे लिए भी थोड़ा सा ये जंक फूड लाया हूँ। वो हंसकर बोली, थैंक यू पापा। मैंने उसका हाथ पकड़ा और हम तेजी से घर की तरफ भागे। मैंने पीछे मुड़कर देखने की हिम्मत नहीं की। ऐसा लग रहा था कि अगर मैंने पीछे मुड़कर देखा तो वो शू फैमिली हमारा पीछा करते हुए यहाँ तक आ जाएगी। रास्ते में मैंने उससे पूछा कि उसका आज का दिन कैसा रहा। वो बोली, आज का दिन बहुत बढ़िया था, मेरे पास आपके लिए एक सरप्राइज है। वो थोड़ा हिचकिचाई और थोड़ी परेशान दिखी, लेकिन जब स्कूल की छुट्टी हुई तो मुझे रास्ते में कुछ पागल लोग मिले। वो कह रहे थे कि मेरा नाम शू आन आन है। मैंने शू ग्रुप का नाम सुना है, पर मैं उनकी बेटी कैसे हो सकती हूँ? मुझे उत्सुकता हुई और मैंने पूछ लिया, अगर मान लो तुम सच में उनकी बेटी निकली तो? लू झियू अचानक रुक गई। मेरी घबराहट से भरी नजरों के बीच उसने बहुत सीरियस होकर जवाब दिया, अगर वो सच में मेरी फैमिली है तो मैं पक्का उन्हें सबसे बेस्ट मेंटल हॉस्पिटल में इलाज के लिए भर्ती करवा दूंगी। उसकी ये बात सुनकर मेरी हंसी छूट गई। थोड़ी देर बाद मैं खुद को रोक नहीं पाया और बोला, पर वो लोग बहुत अमीर हैं। लू झियू ने बहुत सीरियस होकर सिर हिलाया। हाँ पापा, इसीलिए मैं उन्हें सबसे महंगे हॉस्पिटल में भेजूंगी और उनके सारे पैसे किसी काम के लोगों को डोनेट कर दूंगी। वो अपनी इस मेंटल हालत के साथ पैसे क्या खाएंगे? इससे अच्छा है कि वो पैसे दूसरों के काम आए। मैंने गहरी सहमति में सिर हिलाया। बेटी, तुम्हारी सोच सच में कमाल की है। लू झियू के चेहरे पर एक प्यारी सी मुस्कान आ गई। आखिर पापा ने ही तो इतनी अच्छी सीख दी है। हम इसी तरह बातें करते और हंसते मुस्कुराते हुए अपने घर पहुंच गए। लेकिन भाई, जैसे ही रात का खाना तैयार हुआ, हमारे दरवाजे पर किसी बिन बुलाए मेहमान ने दस्तक दे दी। बिना सोचे भी अंदाजा लगाया जा सकता था कि वो कौन था। लू झियू को भी समझ आ गया था कि वो शू फैमिली उसे ढूंढते हुए यहाँ तक पहुंच चुकी है। मुझे पता था कि ये दिन कभी न कभी तो आना ही था। मैं अपनी जगह से उठने ही वाला था कि लेकिन भाई, मुझसे पहले लू झियू अपनी जगह पर खड़ी हो गई। उसका चेहरा एकदम शांत था। वो बोली, पापा, दरवाजा मुझे खोलने दो। जब उसने दरवाजा खोला तो सामने शू एक्सू फैमिली के लोग एक लाइन से बाहर खड़े थे। मिसेस शू को शायद डर था कि लू झियू कहीं दोबारा उनके मुंह पर दरवाजा न बंद कर दे, इसलिए उन्होंने तुरंत अपनी जेब से लू झियू का बर्थ सर्टिफिकेट बाहर निकाला और रोते हुए उसका हाथ पकड़ लिया। अभी स्कूल के गेट पर जो कुछ भी हुआ वो बस एक गलतफहमी थी। मैं ही तुम्हारी सगी माँ हूँ, ये देखो सबूत। लू झियू ने पीछे मुड़कर मेरी तरफ देखा, पर मैंने अपनी नजरें चुरा ली और अनजाना बन गया। तब लू झियू ने अपनी आंखें थोड़ी झुकाई और एक तरफ हटते हुए रूखेपन से बोली, ठीक है, तो फिर अंदर आकर बात करो। अभी अभी स्कूल के गेट पर जो ड्रामा हुआ था उसकी वजह से उन चारों के बीच एक अजीब सी दूरी साफ दिख रही थी, पर फिर भी मिसेस शू ने माहौल को नॉर्मल करने की कोशिश करते हुए अपनी फैमिली से इंट्रोड्यूस कराया। आनन, ये तुम्हारा बड़ा भाई है शू लिंगतियन, ये तुमसे 3 साल बड़ा है। फिर उन्होंने दूसरी लड़की की तरफ इशारा किया, और ये है शू मीनिंग मिंगजू, ये तुमसे महज 1 घंटे बाद पैदा हुई थी। असल में बात यह है कि उस वक्त मेरी और मेरी आया नैनी की डिलीवरी एक ही हॉस्पिटल में हुई थी। उसने
चुपके से हमारे बच्चों को आपस में बदल दिया और तुम्हें कचरे के डिब्बे के पास फेंक दिया। अभी कुछ ही समय पहले हमें पता चला कि मीनिंग हमारी सगी बेटी नहीं है। हमने तुरंत अपने सारे सोर्स लगाकर जांच शुरू की और कल ही हमें तुम्हारे बारे में पता चला। बेटा, माँ ने सपने में भी नहीं सोचा था कि तुम यहाँ ऐसी लाइफ जी रही होगी। मिसेस शू ने हमारे घर के सीधे सादे इंटीरियर और सजावट को देखा। उनकी आंखों में एक अजीब सी घृणा और नफरत साफ दिखाई दे रही थी। तुम भला ऐसी कबाड़ जगह पर कैसे रह सकती हो? ये सुनकर लू झियू को बहुत बुरा लगा। उसने पलटकर पूछा, मैं यहाँ क्यों नहीं रह सकती? असल में लू झियू के दिल में इस घर की एक एक चीज बहुत कीमती थी, जिसे उसने और मैंने मिलकर सजाया था। गर्मियों के दिनों में हम दोनों इसी सेकंड हैंड पुराने एस बड़ी ई के सामने बैठकर तरबूज खाते हुए ठंडी हवा का मजा लेते थे, और सर्दियों में एक गर्म पानी के बैग को आपस में बांटते हुए इसी पुराने सोफे पर चिपककर साथ में टीवी देखा करते थे। तभी मिस्टर शू यानी शू झिमिंग का पारा चढ़ गया। वो चिढ़ते हुए बोले, आनान, ये बड़ों से बात करने का कौन सा तरीका है? उन्हें खासकर इस बात से चिढ़ हो रही थी कि लू झियू बार बार उनके सामने अपने इस गरीब पालने बाप का पक्ष ले रही थी। तुम कितनी बदतमीज हो, तुम्हें बड़ों का आदर करना और बात करने के रूल्स बिल्कुल नहीं पता। तुम हमारे शू खानदान की खून जैसी बिल्कुल नहीं लगती हो। वो इस घर से तुरंत निकलना चाहते थे, इसलिए उन्होंने लू झियू देखा और रौब झाड़ते हुए बोले, अब और फालतू की बकवास बंद करो, इसी वक्त हमारे साथ वापस चलो। शू मीनिंग भी तुरंत चालाकी दिखाते हुए मिस्टर शू के पीछे होली और बोली, पापा आप प्लीज गुस्सा मत होइए, हमें दीदी को अपना सामान पैक करने के लिए थोड़ा टाइम तो देना चाहिए ना। मिस्टर शू ने हुंकार भरी, इस कबाड़खाने जैसे घर में ऐसा क्या रखा है पैक करना पड़े। तभी शू मीनिंग ने दोबारा लू झियू की तरफ देखा और अपनी आवाज को एकदम मासूम और सॉफ्ट बनाते हुए बोली, दीदी तुम जल्दी से पापा से माफी मांग लो, पापा को दिल की बीमारी है, उन्हें गुस्सा मत दिलाओ। मम्मी और पापा सच में तुम्हें दिल से घर वापस ले जाना चाहते हैं। हमने तुम्हारे लिए बहुत सारे गिफ्ट तैयार किए हैं, ब्रांडेड कपड़े, कीमती ज्वेलरी और गहने, ये सब मैंने खुद तुम्हारे लिए पसंद किए हैं। तभी दूसरी तरफ खड़े बड़े भाई शू लिंगतियन ने भी ताना मारने का मौका नहीं छोड़ा। हाँ आनान, मम्मी पापा और मीनिंग ने मिलकर तुम्हारे लिए बड़ी मेहनत से पूरे 16 साल के बर्थडे गिफ्ट तैयार किए हैं, पर तुम्हारी ये हरकतें देखकर लगता है कि हमारी वो सारी मेहनत सच में बेकार चली गई। लू झियू एक कोने में बैठ गई और उसने एक फीकी मुस्कान के साथ कहा, मुझे तो लगता है कि आप लोगों की फैमिली पहले से ही बहुत खुश और कंप्लीट है, उसमें मेरे जैसे एक इंसान की कोई कमी नहीं खलने वाली। मैं और मेरे पापा यहाँ बहुत अच्छे से रह रहे हैं, आप लोगों को हमारी टेंशन लेने की कोई जरूरत नहीं है, प्लीज आप लोग यहाँ से वापस चले जाइए। मिस्टर शू ने अपनी डरावनी और भारी आवाज में कहा, ये फैसला अब तुम्हारे हाथ में नहीं है, जब तुम शू खानदान का खून हो तो तुम्हें इस तरह लावारिस नहीं छोड़ा जा सकता। शू फैमिली इतनी अमीर है कि वो मीनिंग और तुम्हें दोनों को ऐशो आराम से पाल सकती है। फिर आखिरकार उन्होंने अपनी घमंडी नजरें मेरी तरफ घुमाई और बोले, रही बात इस गरीब आदमी की जिसने तुम्हें पाला है तो हम इसे निराश नहीं करेंगे। मिसेस शू ने तुरंत अपने बैग से एक चमचमाता हुआ बैंक कार्ड निकाला, उसे टेबल पर पटका और मेरी तरफ देखते हुए बोली, ये तुम्हारी मेहनत का बदला है। इस कार्ड के अंदर पूरे 10 मिलियन 1 करोड़ रुपए हैं। मेरी बेटी को पालने के लिए तुम्हारा शुक्रिया। उनकी आंखों में मेरे लिए रत्ती भर भी एहसान नहीं था। उनका ये बर्ताव किसी बिजनेस डील जैसा था जिसमें साफ तौर पर मेरे लिए नीचा दिखाने वाली भावना छिपी थी। मैं साफ देख सकता था कि वो उस लू झियू से बिल्कुल खुश नहीं थी जिसे मैंने पाल पोस कर बड़ा किया था। उन्हें तो एक ऐसी सीधी डरी हुई और दब्बू बेटी चाहिए थी जिसे वो अपनी मर्जी से चला सके और लाड़ प्यार का नाटक कर सके। पर भाई, मेरी नजरों में मेरी झियू इस दुनिया की सबसे बेस्ट बच्ची थी। मैंने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींची और मैं उन पर चिल्लाने ही वाला था कि तभी मेरे दिमाग में सिस्टम की आवाज गूंज उठी, मास्टर सू बेवकूफी मत करो, वो उसके सगे माँ बाप हैं और तुमने इसे 16 साल तक पाला है, तो क्या आज के इसी दिन के लिए नहीं पाला था? जैसे ही ये असली अमीर बेटी अपने घर वापस जाएगी, सिस्टम तुम्हें एक बहुत बड़ी रकम इनाम में देगा। क्या शुरुआत में तुम्हारी यही चाहत नहीं थी? मैंने दर्द में अपने होंठ भींचे। हाँ, शुरुआत में मेरी यही चाहत थी, पर भाई इन 16 सालों में वक्त बदल चुका था। लू झियू अब सिर्फ एक मिशन नहीं बल्कि मेरी जिंदगी का एक अहम हिस्सा बन चुकी थी। मैं उसे खुद से अलग नहीं कर सकता था। ये बिल्कुल वैसा ही था जैसे अपनी चलती हुई सांसों को रोक देना। जैसे ही मैंने अपना सिर उठाया, मेरी और लू झियू की नजरें आपस में मिली। वो बहुत ही शांति से मुझे देख रही थी और मेरे आंसर का वेट कर रही थी। उसकी वो गहरी आंखें पियानो की उन ब्लैक कीज चाबियों की तरह थीं जो बाहर से शांत दिखती हैं पर अंदर एक बहुत बड़ी पावर छुपाए रखती हैं। ये वही बच्ची थी जिस पर मैंने अपनी लाइफ के 16 साल लगाए थे। 16 साल का वो प्यार जो मैंने तराश तराश कर उसके दिल में भरा था। मैं उसे इस तरह नहीं छोड़ना चाहता था। वहाँ खड़े सब लोगों की नजरों के बीच मैंने अपना मुंह खोलने की कोशिश की, पर सिस्टम ने मुझे फिर से टोक दिया। मास्टर सू, क्या तुमने कभी इस बच्ची के फ्यूचर के नजरिए से सोचा है? वो एक बहुत बड़े और रईस खानदान की वारिस है। जब वो अपने असली घर जाएगी तो उसे वो सब मिलेगा जिसकी वो हकदार है, पर तुम्हारे साथ रहकर उसे क्या मिलेगा? बस एक किराए का छोटा सा कमरा, सस्ते और पुराने कपड़े और हर वक्त तुम्हारे लिए खाना बनाना और सफाई करना। इतनी छोटी सी उम्र में वो अपने कंधों पर इतनी बड़ी जिम्मेदारी उठा रही है। अब
अपने असली घर जाकर उसे मकान मालिक के किराए की या इंटरनेट के पैसों की टेंशन नहीं होगी, बल्कि वहाँ उसकी सेवा करने के लिए नौकर चाकर खड़े होंगे। क्या तुम सच में अपने स्वार्थ के लिए उसका ये ब्राइट फ्यूचर छीन लोगे? सिस्टम की ये बात सुनकर मैं अंदर से हिल गया। सिस्टम जो कह रहा था वो सच था, पर जैसे ही मैंने झीऊ की तरफ देखा, मुझे बीते 16 सालों का एक एक पल अपनी आंखों के सामने तैरता हुआ दिखने लगा। मैंने अपने दिल में सिस्टम की बात का विरोध करते हुए कहा, लेकिन वो लोग झीऊ के साथ अच्छा बर्ताव नहीं कर रहे हैं। आज पहली बार मिले हैं और पूरी फैमिली मिलकर इस 16 साल की बच्ची को नीचा दिखाने और टॉर्चर करने में लगी है। मैं चाहता हूँ कि झीऊ लाइफ के मजे लेने अपने घर जाए, ना कि किसी दूसरी जगह जाकर दुख झेले। मैंने खुद को समझाने की बहुत कोशिश की कि अगर मैं झीऊ को चॉइस दूं तो वो पक्का मेरे साथ रहना ही चुनेगी, पर सिस्टम ने फिर से मेरे दिमाग पर वार किया। वो अभी सिर्फ 16 साल की है, वो इस उम्र में पैसे और पावर की असली वैल्यू क्या जाने। लेकिन तुम तो एक मैच्योर इंसान हो, तुम्हें पता होना चाहिए कि उसका मेरे साथ रहने का फैसला बस इस मुश्किल सिचुएशन से भागने का एक रास्ता है। वो एक रईस खानदान की असली बेटी है, जिसे अपनी फैमिली का प्यार पाने के लिए थोड़ा एडजस्ट करना ही पड़ेगा। इस थोड़े से स्ट्रगल के बाद उसकी पूरी लाइफ खुशियों से भर जाएगी। तो तुम क्या चाहते हो, उसे लाइफ भर की गरीबी का दर्द देना या कुछ समय का स्ट्रगल? मैं बिल्कुल खामोश हो गया। मेरे पास सिस्टम की इस बात का कोई जवाब नहीं था। लू झीऊ मुझ पर सिर्फ इसलिए डिपेंड थी क्योंकि इन 16 सालों में मैं ही इकलौता इंसान था जिसे वो अपनी फैमिली मानती थी। हकीकत तो ये थी कि मैंने उसे दिया ही क्या था, बहुत कम। और रही बात शू फैमिली के इस बुरे बर्ताव की, तो वो शायद इसलिए था क्योंकि वो अभी झीऊ के असली टैलेंट और उसके नेचर को नहीं जानते थे। एक बार जब वो उसके साथ रहने लगेंगे तो वो भी मेरी तरह ये मान जाएंगे कि झीऊ इस पूरी दुनिया की सबसे प्यारी और बेस्ट लड़की है। लू झीऊ की लगातार घूरती नजरों के सामने मैंने धीरे से अपना हाथ आगे बढ़ाया और टेबल पर रखा वो बैंक कार्ड चुपचाप उठा लिया। मिसेज शू ने जब मुझे वो कार्ड उठाते देखा तो उनके चेहरे पर एक घमंडी और संतुष्टि वाली मुस्कान आ गई। उन्होंने लू झीऊ की तरफ एक ऐसी नजर से देखा जैसे वो कह रही हो, देखा, इस गरीब आदमी को पैसों की भूख थी, इसने तुम्हें चंद रुपयों के लिए छोड़ दिया। अब तुम्हारे पास जाने के लिए कोई दूसरी जगह नहीं है। मेरे पास लू झीऊ को समझाने के लिए कोई शब्द नहीं थे, इसलिए मैंने अपना सिर नीचे झुका लिया। पर जैसा कि मैंने पहले भी कहा था, झीऊ बहुत ही समझदार और मैच्योर बच्ची थी। उसने मुझसे एक भी सवाल नहीं पूछा और वो मेरे इस कदम से मेरा फैसला समझ गई। वो अपनी जगह से उठी और चुपचाप अपने कमरे में अपना सामान पैक करने चली गई। महज 5 मिनट के अंदर वो अपने कंधे पर वही नया स्कूल बैग टांगे बाहर आ गई। वो अपने साथ इस घर से कुछ भी लेकर नहीं जा रही थी। उसे इतना सीधा और अपनी बात मानने वाला देखकर शू कपल का मूड थोड़ा ठीक हुआ। मिसेस शू ने आगे बढ़कर झीऊ का हाथ पकड़ा और बोली, चलो बेटा, अब यहाँ से चलें। शू मीनिंग को शायद ये उम्मीद नहीं थी कि लू झीऊ इतनी आसानी से घर चलने के लिए तैयार हो जाएगी। वो बोली, दीदी, ये तो बहुत अच्छी बात है कि तुमने पुरानी बातों को भुला दिया। फिर उसने मेरी तरफ देखा जैसे वो लू झीऊ को उकसाना चाहती हो। पर दीदी, इन्होंने तुम्हें पूरे 16 साल तक पाला है, क्या तुम इन्हें बिना बाय बोले ही चली जाओगी? लेकिन भाई, लू झीऊ ने उसकी बात का कोई जवाब नहीं दिया और बिना कुछ बोले आगे बढ़ गई। भाई, इसके नेक्स्ट पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना बिल्कुल मत भूलना।